Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I'm Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Misha. ये है लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 2, वेक्टर्स एंड इक्वेशन। लास्ट टाइम हमने कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, और फिर हमने नॉन पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, ज्योमेट्रिक वेक्टर्स और अलजेब्रिक वेक्टर्स, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। फिर हमने एक स्पेशल वेक्टर पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है, ठीक है। कल हमने डिटेल में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है, और मैंने एक होमवर्क दिया था। वो होमवर्क किस किस ने किया है, मेरे को आप लोगों ने चेक किया है, तो दोबारा चेक किया। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा था, यस। एनीबॉडी एल्स? आपने क्या है, सही आ रहा था, आपने माशाल्लाह सही। तो ये तो और स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं जो स्पेशली लोग फिजिक्स में यूज करते हैं या मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। एक है कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर का क्या, नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। देखिए नॉर्मल का बस का मतलब है परपेंडिकुलर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मतलब है a unit vector whose magnitude is 1। a unit vector यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर की यूनिट वेक्टर, a unit vector whose magnitude is 1 and usually taken normal to the surface, take a point and represents the direction of the vector quantity is called normal unit vector। नॉर्मल यूनिट वेक्टर एक ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो किसी सरफेस को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन क्या करते हैं, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। किस तरह मैं बता, देखिए हमारे पास अगर ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर सरफेस। रेक्टेंगल इज 2D geometrical figure। Rectangle is 2D, square is 2D, triangle is 2D, circle is 2D, line is 1D। If you consider sphere, sphere is 3D, like football, volleyball, cricket ball, sphere is 3-dimensional geometrical figure। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है। This is a rectangular surface। अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, we say this side, for example ये साइड है A और multiplied by this side is supposed to be, ठीक है। देखिए this side multiplied by this side you will get the magnitude of this area। rectangle का एरिया होता है this side multiplied by this side। adjacent sides को अगर आप multiply करेंगे you are getting the area of a rectangle। अगर आप ये दो adjacent sides multiply करें या ये दो adjacent sides multiply करें या ये दो adjacent sides multiply करें you are getting the magnitude of this area। लेकिन याद रखिए इसका जो डायरेक्शन है, इस एरिया का डायरेक्शन, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया फिजिक्स में देखिए we take a vector quantity, this is a vector quantity। इसका जो डायरेक्शन है वो इसको क्या होता है, नॉर्मल। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे इस सरफेस को क्या होता है, नॉर्मल। एंड दिस नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय n। n का मतलब है नॉर्मल और इस k या हेड का मतलब है यूनिट वेक्टर। इसे हम कहते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। आप लोग देखिए कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर, अगर आप देखिए इस सरफेस को नॉर्मल है, अगर आप यहाँ पर देखिए इसका एंगल देखिए सरफेस के साथ एंगल क्या है 90 डिग्री, तो ये इस सरफेस को नॉर्मल है, लेकिन इट शोज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो याद रखिए वेक्टर एरिया, तो वेक्टर एरिया हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे।
वेक्टर एरिया ए इज अ वेक्टर एरिया। अब ये वेक्टर क्यों है मैं बता रहा हूँ। ए इज अ वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया का एक हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब है दिस साइड मल्टीप्लाई बाय दिस साइड, और एक इसका डायरेक्शन भी है व्हिच इज लाइक दिस। हमने कल पढ़ा था कि एनी वेक्टर इन वेक्टर केस मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। If this is vector area, तो वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन। अब इसका डायरेक्शन क्यों जरूरी है? देखिए हमारे पास सपोज ओके दिस इज अ सरफेस, रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक है। मसलन इस साइड को आप इस साइड से मल्टीप्लाई करें, यू आर गेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया। लेकिन इस एरिया का जो वेक्टर है, इसका जो डायरेक्शन है, तो इसको हम नॉर्मल लेते हैं। अब नॉर्मल क्यों लेते हैं बता, देखिए ये हम नॉर्मल लेते हैं लाइक दिस, इसको आप नॉर्मल ले रहे इस तरह। तो देखिए सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं 90। अच्छा देखिए अगर आप इसे इस तरह पढ़ लें, इसका मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, डायरेक्शन किस साइड पे है, ऊपर। अगर आप इसे इस तरह पढ़ लें, मैग्नीट्यूड डजंट चेंज, लेकिन अब इसका डायरेक्शन ये है। अगर आप इसे इस तरह पढ़ लें, मैग्नीट्यूड डजंट चेंज, मैग्नीट्यूड तो सेम, लेकिन दिस साइड मल्टीप्लाई बाय दिस साइड यू आर गेटिंग द सेम मैग्नीट्यूड। लेकिन अब इसका ये डायरेक्शन, अब इसका ये डायरेक्शन, अब इसका ये डायरेक्शन, देखिए अब इसका ये डायरेक्शन, अब इसका ये डायरेक्शन। अगर आप इसे इस तरह चेंज कर देंगे तो मैग्नीट्यूड डजंट चेंज, यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन। अब गौर से देखिए इस तरह हम क्यों करते हैं। तो मसलन ये सामने वाला दरवाजा है, ठीक है। दरवाजा मेसन या गिलकार ने इस तरह लगाया है, ये दरवाजा या वो दरवाजा। अब देखिए ये इस तरह है, इस तरह ये दरवाजा सही है। तो देखो दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड, यू आर गेटिंग द मैग्नीट्यूड। इसका नॉर्मल या तो इस डायरेक्शन में और इसका नॉर्मल या उस डायरेक्शन में। अब आप खुद देखिए अगर आप इस दरवाजे से गुजर रहे तो नॉर्मल एंड यू आर पैरेलल, therefore the flow is maximum, the flux is maximum। आप इस दरवाजे से इजीली जा सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर सेम दरवाजे को आप वहां से निकालें, देखिए दरवाजा का इस तरह है, दरवाजा इस तरह है, this side multiplied by this side, you are getting magnitude। अब ये दरवाजा अगर खुला है, इसका नॉर्मल या ये है और या ये है। अब अगर स्टूडेंट्स इस तरह जा रहे हैं, स्टूडेंट्स का डायरेक्शन और नॉर्मल दे आर पैरेलल, so the flow is maximum, you can get through the road very easily। लेकिन अगर आप ये दरवाजा यहाँ से निकालें और इस तरफ फर्श पर रखें, इस तरह, तो what did you basically do? You change the direction of the area। अब आप देखिए इसके एरिया का डायरेक्शन ऊपर है, क्लियर, और मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम। तो इस दरवाजे को अगर आप यहाँ पर रखें, इसका नॉर्मल ऊपर है। If you are passing through the road, if you are getting through the road, this is impossible। अब अगर आप इस तरह जा रहे हैं तो you are not getting through the road, you are skipping over the road, the flow is equal to zero। इस दरवाजे को अगर आप वहां से निकाल कर जमीन पर फर्श पर इस तरह नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर। मैग्नीट्यूड इज द सेम, यू चेंज द डायरेक्शन। अब अगर आप इस दरवाजे से गुजर रहे हैं तो यू आर नॉट गेटिंग थ्रू द डोर, आप दरवाजे में से नहीं गुजर रहे, आप दरवाजे के ऊपर से जा रहे हैं, सो द फ्लो इज इक्वल टू जीरो। अंडरस्टैंड? यही दरवाजा है, आप इसी तरह लगा लें तो ये काम करें, आप इसे जमीन पर रखें तो ये किसी काम का नहीं है। इसी वजह से we say area is a vector quantity, area is। लेकिन इस एरिया का सही कंसेप्ट हम वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। वहाँ पर आपको ये समझ आ जाएगी कि ये नॉर्मल हम इस तरह क्यों लेते हैं, नीचे क्यों नहीं लेते हैं। याद रखिए अगर आप दो वेक्टर्स लें ए और बी, तो ए क्रॉस बी अगर आप कैलकुलेट करें, ए क्रॉस बी एक रूल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो A क्रॉस B is in this direction। अगर आप B क्रॉस A कैलकुलेट करें तो that is in this direction।
तो वो इसका सही कॉन्सेप्ट है वो हम क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ेंगे कि वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट इनिशिएट हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट में इंशाल्लाह आगे। लेकिन जिस टाइप आपका यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर हम सिर्फ एरिया में ना मुख्तलिफ वेक्टर्स के साथ हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर लगाएंगे। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब है a vector that shows या determines the position। पोजीशन का मतलब है लोकेशन। पोजीशन का मतलब है कि where is a point, where is a body। पोजीशन means where is the body। पोजीशन का मतलब है लोकेशन of a point in plane। plane means 2D place या space। space का मतलब है 3D place। It's called a position vector। It is usually या normally represented या denoted by R। मसलन इस तरह देखिए, हमारे पास अगर ये है x dash, this is y dash, and this is the r। ये कौन सा सिस्टम है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर प्लेन। ये प्लेन में अंडरस्टैंड क्लियर, दो लाइन। तो दिस इज अ प्लेनर सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा नाम लो, देखिए अब मुझे ये बताएं, अगर एक पॉइंट या बॉडी यहाँ पर है, ये कहाँ पर है? अलोंग x, इसका y कंपोनेंट नहीं। और अगर इधर है y एक्सिस पर है, इसका x कंपोनेंट इधर है तो x डैश पर है, इधर है तो y डैश पर। देखिए सपोज अगर एक पॉइंट इधर है, सपोज दिस इज अ पॉइंट P, ये इधर है। आप मुझे ये बताएं ये पॉइंट कहाँ है? x y प्लेन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस, इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें, मसलन ये ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से आप एक वेक्टर ड्रॉ करें, दिस इज कॉल्ड r। अंडरस्टैंड? r is a position vector which shows the position vector of a point in plane। अब ये r हमें शो कर रहा है कि इस r रीजन से ये पॉइंट अलोंग x एक्सिस पे इतना दूर है और अलोंग y एक्सिस पे इतना दूर है। तो देखिए ये जो r है ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मुझे ये r में लिख सकता हूँ r is equal to x प्लस y। देखिए अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ से इधर आ जाता है अलोंग x एक्सिस और फिर अलोंग y एक्सिस चला जाता है, तो he या she will reach this point। he or she will determine the position of this point in plane। लेकिन याद रखिए ये तो इस तरह लिख सकते हैं, ओके। r is equal to what is x? This is vector। इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड है which is x, और ये किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में। तो I write a unit vector I। Any problem? कल हमने पढ़ा yes। I is a base unit vector। इस I का मतलब ये है इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट along x and this is another vector। Okay, I write here y and this। तो याद रखिए this is called the position vector of this point। This the position vector of this point। क्योंकि ये वेक्टर हमें इस पॉइंट का पोजीशन शो कर रहा है और ये वेक्टर हमें बता रहा है इसका x कंपोनेंट क्या है? पॉजिटिव। y कंपोनेंट क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव।
पॉजिटिव का मतलब है फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब अगर आप इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये है थीटा और ये है r। देखिए इसके दो कोऑर्डिनेट्स है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है x y और पोलर कोऑर्डिनेट्स है r and u। तो याद रखिए पोजीशन वेक्टर शोज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन प्लेन या स्पेस। अब फॉर एग्जांपल लुक एट, अगर हमारे पास एक पॉइंट यहां पर है, कौन से प्लेन में? y प्लेन में। तो एक इसका अगर आप पोजीशन डिटरमाइन करना चाहते हैं, x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव, आप इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें, पोजीशन वेक्टर। इसका अगर आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो दिस इज x और ये हमारे पास y, ये है y और आप देखिए ये है x। तो इसका पोजीशन वेक्टर में इसका लिखूंगा r is equal to देखिए x सही प्लस y, so I write r to x is a vector, इसका मैग्नीट्यूड है x। कल हमने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मैग्नीट्यूड है x, x का मतलब है जितना 2 3 4 5 व्हाटएवर, लेकिन ये x किस डायरेक्शन में है? तो माइनस i, क्लियर? यस। और देखिए आई राइट हियर y and this is j, so I write the position vector of this point being like this, r is equal to minus x I। अब माइनस x इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड प्लस x है। माइनस i का मतलब है कि ये कंपोनेंट एक्सप्रेशन प्लस y। So this is the position vector of this point। देखिए ये पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है कि पॉइंट या बॉडी कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये शो कर रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मसलन थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर आई राइट r is equal to, सही है, दिस इज माइनस xi माइनस yj। देखिए इस नेगेटिव और इस नेगेटिव से पता चलता है कि हमारे पास पॉइंट कहां पर, थर्ड क्वाड्रेंट में। So this is the position vector of that particular point। Understand? The position vector is a vector which shows the position, यानी location। Location का मतलब है where is the point, where is the body in plane या in space। कहते हैं कि शाबाश, be ready, be active, look at the board। ये हमारे पास है x और ये है y और इधर है z एक्सिस, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि हम इस तरह, ठीक है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट? दिस इज r। अब अगर कोई पॉइंट या बॉडी स्पेस में मसलन इधर है, तो अगर ये पॉइंट आपको x y प्लेन में नजर आ रहा है, लेकिन ये प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में, इट इज लाइक दिस। ओके, सपोज अगर ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस, इस पर ये पॉइंट प्लेन में नहीं, इधर है स्पेस, इधर 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 स्पेस, क्लियर? ठीक है ना? कंसीडर करो, इमेजिन करो ये पॉइंट है, यहाँ से पोजीशन वेक्टर r ड्रॉ करो, सही? तो इस r का अब देखिए एक कंपोनेंट, मसलन ये r है, ये r है, तो ये r अगर आप देखिए इसका एक कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस है, एक कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस है, एक कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस है। अब अगर आप इस वेक्टर को इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ले आए तो इसका z कंपोनेंट 0, वेक्टर किधर आया? तो वेक्टर आप देखिए xy प्लेन, अगर आप इसको इधर 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 ले आए तो इसका कौन सा कंपोनेंट 0 है? x कंपोनेंट। कौन से प्लेन में? y। अगर आप इसे इस तरह इस तरह इस तरह इधर ले आए तो इसका y कंपोनेंट 0 है, कौन से प्लेन में? xz प्लेन में। अब अगर आप इस वेक्टर को फॉर एग्जांपल इधर ला रहे हैं तो देखिए इसका z कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा 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 ज्यादा, z कंपोनेंट ज्यादा है, अब z कंपोनेंट कम,
अब y कंपोनेंट कम x ज्यादा, अब y ज्यादा x कम, इस तरह रोटेट करते हैं z ज्यादा, बाकी दो कम, इस तरह रोटेट कर रहे हैं तो z कम। लेकिन अगर ये वेक्टर इधर है स्पेस में, this vector has got 3 components, understand? Yes, sir. इसके 3 components हैं। मसलन this is a point, इसके coordinates है x, y and z। These are called These coordinates are called Good. rectangular coordinates या Cartesian coordinates। और suppose ये हमारे पास है, ये है r, ओके। तो अब हमारे पास r के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3। One component is along x-axis, one is along y-axis, another is along z-axis। आपको नजर नहीं आ रहा because ये मैंने प्लेन में बनाया। तो I'll write like this, I'll write r is a vector। कौन सा वेक्टर? Position vector। ज़ालिमा इसी प्रकार ये स्टार्ट किया ना। This is position vector, this is x और I'll write y and I'll write z। x is a vector, x is a vector, इसका मैग्नीट्यूड है x और डायरेक्शन है i। i कौन सा यूनिट वेक्टर है? बेस यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। डायमेंशंस डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। वो हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डबल मैग्नीट्यूड। इसी तरह y is a vector, इसका मैग्नीट्यूड है y और डायरेक्शन है j। शाबाश, एनी कंफ्यूजन? अच्छा, z का मैग्नीट्यूड है z, डायरेक्शन है a। So this is the position vector of a particular point in space। अब इस पोजीशन वेक्टर का ये मतलब है कि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, x कंपोनेंट इज पॉजिटिव, y कंपोनेंट इज पॉजिटिव और z कंपोनेंट इज आल्सो पॉजिटिव। देखिए, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं, कल हमने पढ़ा था, तो मैग्नीट्यूड के लिए मेथड ये है, i के साथ जो भी है इसका स्क्वायर, i का स्क्वायर नहीं लेते, जैसे i स्क्वायर इज 1, i स्क्वायर का मतलब है I dot I which is 1। इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे दोनों। इसी तरह this is y squared and this is z squared under root। अब अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट इधर नहीं है, इधर है, इधर है, इधर है, ठीक है, वगैरह वगैरह, मसलन इस तरह, if this is x axis for me, this is y axis, this is z axis। अगर पॉइंट इधर है तो वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव, लेकिन अगर इधर नहीं है, सपोज इधर है, ये अगर x है तो दिस इज x डैश, और अगर ये y है दिस इज y डैश, और अगर ये z x है तो नीचे z डैश। अब अगर इधर है तो इसका फॉर एग्जांपल जो y कंपोनेंट है वो पॉजिटिव, जो z कंपोनेंट है पॉजिटिव, लेकिन जो x कंपोनेंट है वो नेगेटिव। अगर इधर है तो x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट नेगेटिव, z कंपोनेंट पॉजिटिव। आप इसे इधर लेते हैं, इधर तो इधर z कंपोनेंट नेगेटिव, ठीक है, और जो y है वो भी नेगेटिव और जो x है वो पॉजिटिव है। दा पॉइंट द तरह वाले, if you are coming here, so if you see x component is positive, y component is positive, the z component is negative। तो फॉर एग्जांपल आप किसी और पॉइंट को कंसीडर करें, then we can write it like this, r is equal to, if I write suppose this is xi minus yj, let us suppose minus k। So this is another position vector and this is a 3D position vector, this is a space vector। space vector का क्या मतलब है? इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। This is a space vector, this is a planar vector, जो अभी हमने पढ़ा, planar vector। planar vector उसे कहते हैं जिसकी 2 प्लेन में। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, I'll write
I के साथ x है, x स्क्वायर plus minus y square प्लस minus y j square के साथ है माइनस y। हमने कल पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड हमेशा positive पॉजिटिव, दिस इज माइनस g, दिस इज स्क्वायर, और फिर अंडर का रूट, और यहाँ पर पता है इस रूट हम क्यों लेते हैं, दिस इज रिटन एज x स्क्वायर प्लस y square plus z square. This is the magnitude of this. Yes, sir. चलिए ये एक छोटा सा टॉपिक है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स का क्या होता है। याद रखिए आपके पेपर में एबीसी लेवल पे कभी भी नहीं आता कि डिफाइन एडिशन ऑफ वेक्टर्स या डिफाइन सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। कि एक कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी तरफ आ रही हैं, और इसमें एक जो एमसीक्यूज है उसकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, याद रखिए एडिशन एक ऑपरेशन है, एक प्रोसेस है, एक ऑपरेशन है, सबट्रैक्शन ऑपरेशन है, प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, डिवीजन ऑपरेशन है। एक हमारे पास होते हैं ऑपरेशन, एक होते हैं ऑपरेटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग अगर आप इस तरह लेते हैं मुझे कि 2 plus 3 is equal to 5, this is an operation which is called addition. Addition एक ऑपरेशन है, एक प्रोसेस, लेकिन इस प्लस को भी called ऑपरेटर। दिस इज एन ऑपरेटर, एक एडिटिव ऑपरेटर है जो दो चीजों को ऐड करता है। दिस इज एन ऑपरेटर। अगर आप 2 और 3 पर ये प्लस अप्लाई करें, ऑपरेट करें, तो आप गेटिंग आ रिजल्ट which is called sum। चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था, इसे कहते हैं सम। एडिशन ना, इस रिजल्ट को भी कॉल सम, इस प्रोसेस को भी कॉल एडिशन, इस प्लस को भी कॉल ऑपरेशन। दिस इज एडिटिव ऑपरेटर, दिस इज एन ऑपरेटर। अंडरस्टैंड? तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है? द ऑपरेशन ऑफ एडिंग, द ऑपरेशन यानी द प्रोसेस ऑफ एडिंग two या more vectors to get a single vector। single vector का मतलब है result। ठीक है, is called addition of vectors। the process या the operation of adding two या more vectors क्यों ऐड करते हैं? to get a single vector, to get an effective vector, single vector which is called result, is called addition of vectors। अच्छा देखिए, ओके, हमारे पास सपोज ये एक बॉडी है। आसान एग्जांपल पहले लेते हैं। दिस इज अ बॉडी। अगर 2 स्टूडेंट से एक स्टूडेंट इस पर सपोज 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है और दूसरा स्टूडेंट भी सेम डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है। इफ यू सी दीज फोर्सेस आर पैरेलल, ये दोनों फोर्सेस क्या है? पैरेलल, क्योंकि इनके दरमियान एंगल 0 है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरेललिज्म। व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल द एंगल बिटवीन देम इज 0। पढ़ा था ना? yes sir ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो अब मसलन एक स्टूडेंट इसे इस बॉडी को मूव कर रहे हैं 10 न्यूटन से, तो आप मुझे ये बताएं कि बॉडी स्लो जाएगी कि तेज? अगर 10 न्यूटन से आप इसे मूव करें तो स्लो या तेज? स्लो। और इसके साथ दूसरा स्टूडेंट भी फोर्स अप्लाई करे 5 न्यूटन, अब ये बॉडी तेज हो जाएगी, स्लो? तेज। तो ये तेज लफ्ज ये इंडिकेट करता है कि these vectors are added, ये दोनों वेक्टर्स आपस में ऐड हो गए। क्लियर? एंड देयरफॉर अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड है 15। लेकिन देखो, अगर दिस इज अ बॉडी, दिस इज अ बॉडी, और इस पर एक स्टूडेंट इस तरह फोर्स अप्लाई करे, इस डायरेक्शन, सपोज 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करे, और दूसरा स्टूडेंट इस तरह फोर्स अप्लाई करे
और ये भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये दोनों फोर्सेस पैरेलल है नहीं। Yes. आप मुझे ये बताएंगे बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी? Neutralize. ये बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी? Cancel the effect of each other. शाबाश, एंड ऑफ व्यू किस डायरेक्शन में जाएगी? यू आर स्लीपिंग। शाबाश। देन लोकेट, अगर आप इस वेक्टर को एक्सटेंड करें, इस वेक्टर को भी एक्सटेंड करें, क्लियर? तो if this is x axis according to the coordinate system, मसलन अगर ये फोर्स है F1, तो आप लोग देखिए इस F1 के दो कंपोनेंट्स है, एक इसका F1 x है, F1 x, और दूसरा है F1 y, बिकॉज ये फोर्स प्लेन में है, ये फोर्स प्लेन में है। आप लोग ये बताएं ये फोर्स आपको किस प्लेन में, किस क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है? फर्स्ट में। शाबाश। Yes. और ये फोर्थ में। तो फोर्थ में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। अच्छा, ये अगर F2 है, this is F2 and this is theta, so this F2 has also got two components. This is F2 Why? y और this is F1 F2 x। क्लियर? अब गौर से देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी? अलोंग x एक्सिस। प्रैक्टिकली दिस बॉडी इज मूविंग अलोंग x एक्सिस। y एक्सिस में ये बॉडी नहीं जा रही, फिजिक्स भी बता रही है कि नहीं जा रही। फिजिक्स बता रही है कि देखिए ये F1y है, क्लियर? इस F1y का जो मैग्नीट्यूड है और F2y का मैग्नीट्यूड आपस में अगर बराबर है तो ये वेक्टर इस वेक्टर को क्या करेगा? कैंसिल। अभी आपने कहा कि these two are cancelling each other, so these two are not going to be cancelled out because their x component जो है वो रह जाते हैं, y components are cancelled out। देखिए ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के साथ कैंसिल, तो forget about the y component। लेकिन F1x और F2x क्या है? Parallel, so they are aided and the body is moving along x axis। लेकिन इस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स 20 न्यूटन नहीं है, क्योंकि ये F1y F2y के साथ कैंसिल, कुछ फोर्स कैंसिल हो जाते हैं, कुछ फोर्स रह जाता है। तो therefore addition of vectors is important to get the concept या to get the resultant vector which gives us a particular effect। इफेक्ट किसका है? F1x का और F2x, because they are aided and the body is going in this direction। ये दोनों जो है ये कैंसिल हो गए। तो अगर इस बॉडी पर आप टोटल कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 20 न्यूटन। बट ये हमें सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल अलजेब्रा बता रही है। अगर आप वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करें तो वेक्टर एडिशन हमें बता रहा है कि इस बॉडी पर टोटल फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स 20 न्यूटन नहीं है, बल्कि 20 न्यूटन से कम है, बिकॉज़ ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के साथ कैंसिल और F1x F2x के साथ एडेड अप एंड वी आर गेटिंग अ पर्टिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर। वी आर गेटिंग अ सिंगल वेक्टर। अब देखिए ये सिंगल वेक्टर है, बिकॉज़ F2x और F1x add they are parallel, we are getting a single vector and this single vector in the language of physics is known as resultant vector। So why do we add vectors? Why do we add vectors? To get a single vector, to get a result, and this resultant single vector is known as resultant। याद रखिए resultant की अपनी एक प्रॉपर्टी है, उसकी तरफ आ रही है कि resultant की प्रॉपर्टी क्या है। तो I hate to tell you method, आपने method में भी पढ़ा कि आप adding vectors by applying hate to tell you method, ठीक है? अब hate to tell you method का क्या मतलब? हमारे पास अगर ये है x dash और ये है y dash and this is the other। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? Cartesian। कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। Yes sir। क्लियर? अच्छा देखो, हमारे पास सपोज
अगर एक वेक्टर A रहे, let us suppose this is the vector A1, clear? Or this is another vector A2, this is A2, शाबाश, ये दो वेक्टर्स। अब अगर आपसे ये पूछे कि इन दोनों को ऐड करो, मसलन इधर अगर बॉडी पड़ी है और इस बॉडी पर आप ये दोनों फोर्सेस या वेक्टर्स अप्लाई करें तो ये विल गेट अ रिजल्टेंट फोर्स, अ रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो, दिस इज अ वेक्टर, सपोज दिस इज वेक्टर ए, तो इसे हम कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, दिस इज कॉल्ड हेड, और इसे कहते हैं टेल, दिस इज कॉल्ड टेल, ठीक है? इसे टेल कहते हैं, इसे हेड कहते हैं। तो मेथड ये है, अगर आपसे कोई पूछे A1 के साथ A2 ऐड करो, तो मेथड ये है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर का टेल लगाओ, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर का टेल लगाओ, और फिर फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला लें, तो जो सिंगल वेक्टर आ जाता है दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। रिजल्टेंट ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ और हेडर लास्ट वेक्टर के हेड के साथ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट, अदरवाइज नॉट। रिजल्टेंट ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ और जिसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ, उसे रिजल्टेंट कहते हैं, अदरवाइज नॉट। आप इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, देखो अगर आप इन दोनों को ऐड करें या कोई ऐड पे आप, ओके, ये है x, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश, दिस इज y। पहले आप ऐसा करें कि इस वेक्टर A1 का इक्वल वेक्टर ड्रॉ करें, इक्वल वेक्टर का मतलब है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इसके बराबर हो। तो देखिए ये हमारे पास है वेक्टर A1। अब आप इस वेक्टर A2 को यहाँ से उठाकर इसका एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करें, लेकिन A2 के टेल को, ठीक है ना, A2 के टेल को A1 के हेड के साथ मिलाएं, तो ये हमारे पास है A2, और फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलाएं, तो हमारे पास जो सिंगल वेक्टर आता है दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। यानी हमारे पास जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट बराबर है R इज इक्वल टू दिस इज A1 प्लस A2, सही है? A1 प्लस A2 के साथ, शाबाश, ठीक है? याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि A2 के साथ A1 ऐड करें, A2 के साथ A1 ऐड करें, A2 के साथ A1 ऐड करें, तो फिर भी we are getting the same result, और इसी वजह से हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कम्यूट लफ्ज का मतलब है if you change the places of the vectors, if you change the order of the vectors and the result doesn't change, this property of the vectors is said to be commutative, and this is called commutative law of vector addition. This is called commutative law of vector addition. अब मसला देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि इस A2 के साथ आप A1 ऐड करें, तो पहले आप A2 ड्रा करेंगे और फिर आप देखिए आप A1 ड्रा करें। अब आपको देखिए ये A1 इस डायरेक्शन में, A1 इस तरह, दिस इज A1, सही है? तो ये फर्स्ट वेक्टर है, ये लास्ट वेक्टर है। फर्स्ट वेक्टर के हेड को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ लगाएं, तो हमारे पास आ जाएगा R। अब गौर से देखिए, ये R और ये R, they should be equal in magnitude and also same in direction। ठीक है, ये मैंने रफ ड्रा किया है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हमारा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये R है
उसी डायरेक्शन में ये आर बी है। देयरफॉर वी से कि इन दिस केस जो आर है ये हमारे पास A2 प्लस A1 के बराबर है। अंडरस्टैंड? दिस इज राइट। If this is equation number 1 and this is equation number 2, equation number 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करें तो याद रखिए A1 प्लस A2 is equal to A2 plus A1। ठीक है? This is called commutative law of vector addition, या इसे simply law of vector addition भी कहते हैं। लेकिन law of vector addition का मतलब है commutative, यानी A1 plus A2 plus A1 के बराबर। Understand? तो हमने एक ये सीखा कि vectors addition is commutative. Vectors addition is commutative. Whenever you change the order of the vectors, if you change the places of the vectors, the result doesn't change. You are getting the same result. This property, this behavior of vectors is known as commutative property. या this is called commutative law of vector addition. अच्छा, कभी-कभार MCQs में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल इस तरह का इस तरह, ओके। अगर MCQ में इस तरह कि एडिशन of vectors is और नीचे लिखा है commutative, बी में लिखा है नॉन कम्यूटेटिव और सी में लिखा है बोथ, और अगर डी में लिखा है कि नन या ऑल, तो कौन सा सही है? Commutative। ऑप्शन ए सही है। शाबाश। एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है? Yes. तो इस कम्यूटेटिव के लिए एक लफ्ज हम और भी यूज करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ जो एमसीक्यूज में आता रहता है। कम्यूटेटिव के लिए एक हम लफ्ज यूज करते हैं इमैटेरियल। एक होता है मैटेरियल, एक होता है इमैटेरियल। तो अगर ये एमसीक्यू इस तरह है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज, मसलन ऑप्शन ए में लिखा है कम्यूटेटिव और ऑप्शन बी में लिखा है इमैटेरियल। Immaterial means if you change the order, it doesn't matter. This is immaterial, is it? This is not material. This is immaterial. तो अगर इस तरह है, addition of vectors is option A में लिखा है commutative, option B में लिखा है immaterial, तो फिर both A and B। तो कौन सा ऑप्शन सही है? C। ऑप्शन C। Understand? Yes sir। अच्छा, कभी-कभार इस तरह MCQ इस तरह जाते हैं। Which of the following is commutative? Which of the following is Commutative। मसलन ऑप्शन ए में लिखा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, बी में लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सी में लिखा है बोथ, डी में लिखा है नन। एडिशन। Yes। अगर इस तरह है which of the following is immaterial? Addition of vectors, subtraction of vectors, both none. Addition। अच्छा, एक बात और, जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, जो कम्यूटेटिव लॉ है, ये सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए ना, if you consider n number of vectors, this law is satisfied. For example, अगर आप तीन वेक्टर्स ले, आप तीन वेक्टर्स ले, a1 प्लस a2 प्लस a3, इनको ऐड करें
क्लियर? A1, A2, A3. There is another student. वो कहते हैं ना, मैं इसे लिखता हूँ A2 plus A1 plus A3. आप घर जाकर पेपर के ऊपर ड्रॉ करें, you will see. There is another student. वो कहते हैं forget about this order. मैं इस तरह लिखता हूँ A3 plus A2 और plus A1. और there is another. वो कहते हैं ना, मैं लिखता हूँ A3 plus A1 और plus A2. तो क्या होगा the result will remain the same. इसका मतलब है कि addition of vectors is commutative for not only two vectors. It is commutative. This law is valid for any number of vectors. अच्छा, अब अगर MCQ में इस तरह है, सुने जाइए. अगर लिखा है कि addition of vectors या commutative law of vector addition is valid only for, अगर नीचे लिखे 2 vectors, 3 vectors, 4 vectors, n vectors, n vectors. This law is valid. This is applicable for any number of vectors. Understand? Yes, sir. This is another MCQ. अच्छा, the last one. कभी कभार एक MCQ आ जाता है. ये last MCQ है. करना जाएगा. कभी कभार इस तरह लिखते हैं. This is a very important MCQ. Resultant वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी है? रिजल्टेंट की प्रॉपर्टी ये है कि इसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ और हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ. ये एक छोटी सी बात है लेकिन दिस रिजल्टेंट की प्रॉपर्टी है. इसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ और हेड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, that is said to be resultant. Otherwise एक MCQ आ जाता है इस तरह का. अब अगर किसी ने सही फिजिक्स पढ़ी है तो भी आशिक है, otherwise will be problem. मसला इस तरह, अगर ये MCQ है कि which of the following gives us the correct result? Which of the following gives us the correct result? अब मसलन इस तरह देखो, ऑप्शन ए में लिखा है, लेकिन अब आपको ये MCQ आ रहा है पूरी. मसलन इस तरह के ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और ये है रिजल्ट. आप मुझे ये बताएं सही है कि गलत है? ये रिजल्ट सही है कि गलत है? हाँ, लास्ट वेक्टर के टेल के साथ, क्योंकि रिजल्ट का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ है, लेकिन हेड लास्ट वेक्टर के टेल के साथ. ये रिजल्ट ये डायग्राम गलत है. ये रिजल्ट गलत है. गलत है? Yes, sir. बी अगर इस तरह ले, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज फॉर एग्जांपल वेक्टर बी और इस तरह. ये रिजल्ट सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि रिजल्ट का टेल लास्ट वेक्टर के हेड के साथ है और हेड फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ. वो गलत है? Yes, sir. अच्छा, अगर सी में इस तरह लिखें, दिस इज फॉर एग्जांपल वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी और ये हमारे पास सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? गलत है. Yes, sir. क्योंकि फर्स्ट रिजल्ट का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ है और हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ. तो ये तो सही है, लेकिन ये वाला गलत है. Yes. ये भी गलत है. अब अगर बी में लिखा है सपोज दिस इज ए और दिस इज बी, ठीक है, और ये हमारे पास
और सही है कि गलत है? सही है। सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ऑप्शन डी सही है। तो याद रखें ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है आप लोगों के पेपर में कभी भी नहीं आएगा कि डिफाइन एडिशन ऑफ वेक्टर्स या हाउ कैन वी ऐड वेक्टर्स, एफसी लेवल पे नहीं आता। लेकिन जो कंसेप्ट्स हैं, जो एमसीक्यूज हैं, वो पेपर में भी आते हैं और एमडीकेट में भी आते रहते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट्स मैंने पढ़ाए, ठीक है। इंशाल्लाह टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।